तो एग्जाम्पल 3.7, डिटर्मिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो। तो एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें कुछ रेजिस्टर्स हैं और दो ईएमएफ के सोर्सेस हैं। हमको हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है। तो एप्लीकेशन है किरचॉफ्स रूल्स का, मतलब केसीएल और केवीएल का। तो पहले इसको किरचॉफ के लॉज लगाकर सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक मेथड और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं नोडल मेथड। तो ये है वो नेटवर्क। अब इसमें करंट्स यहाँ पर शो किए हुए हैं, ऑलरेडी वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मान लो हमको करंट्स नहीं होते हैं दिए हुए, तो फिर हम उनको हर ब्रांच को करंट असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या माना हुआ है कि ये 10 वोल्ट का एक सेल या बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस सेल से कितना करंट ड्रॉ हुआ, I1। वो इधर क्यों शो कर रखा है, क्योंकि किसी सेल से जितना करंट बाहर निकलता है, वो कोई कॉम्प्लेक्स यदि सर्किट हो तो अलग अलग ब्रांचेस में वो डिवाइड होता है, पर वो वापस जब लौटता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से यदि I1 बाहर निकला है तो उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से अंदर जाता है। तो इस ब्रांच में करंट अज्यूम कर रखा है I1। अब इसमें माना है कि करंट I2 है, कि करंट जब इस जंक्शन पर आएगा I1, उसी का कुछ पार्ट इसमें चला गया I2, तो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच AD। तो कितना करंट इसमें बह रहा है, I1 माइनस I2। ये आया I1, इसका हिस्सा कुछ गया इधर I2, बचा हुआ इधर आ गया I1 माइनस I2। अब इस सेल से करंट ड्रॉ किया है I3, तो I3 इस जंक्शन पर आएगा, ये भी I2। ये दोनों कैसे हैं, एंटरिंग इनटू द जंक्शन, एडअप हो जाएंगे। यदि KCL लगाएंगे B पर तो ऐड होकर इस ब्रांच में करंट हो गया I2 प्लस I3। अब I2 प्लस I3 इधर से आ रहा था, फिर से ये एक जंक्शन है, उसी का कुछ पार्ट इसमें चला गया I1, तो बचा हुआ इसमें आएगा, यानी I2 प्लस I3 माइनस I1 इस ब्रांच का करंट हो जाएगा। अब इसमें कितना है, I1 माइनस I2, इसमें है I2 प्लस I3 माइनस I1। और जंक्शन D की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, एंटरिंग इनटू द जंक्शन, ये एडअप होंगे, तो इनका एडिशन हमको मिलना चाहिए I3 के बराबर। तो जब इनको ऐड करेंगे I2 कैंसिल और I1 भी कैंसिल, I3 वो होगा, यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। तो सबसे पहले इन करंट्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब लगाएंगे हम KVL। KVL क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। तो इसके लिए पहले लगाएंगे हम KVL। इसमें कई सारे लूप्स हैं, उसमें से इस लूप के लिए पहले हम इक्वेशन लगाते हैं, लूप ADCA के लिए। तो अप्लाई कर रहे हैं हम KVL, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसमें, इन द लूप, ये लूप ADCA। तो ये हमारा रास्ता भी हमने तय कर लिया है कि हम इस तरह मूव करने वाले हैं। पहले A से D जाएंगे, फिर C और फिर A पर लौट कर आएंगे। तो क्लोज लूप के लिए लगता है KVL। चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स के सम को हमें 0 से इक्वेट करना है। तो पहले इसकी बात करते हैं। जब A से D जा रहे होंगे तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम A टू D, मतलब ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, और कितना ड्रॉप होगा वो, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब 4 इंटू I1 माइनस I2 का आएगा ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे, -4 इंटू I1 माइनस I2, यह है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ड्रॉप कब आता है, जब करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जाएंगे हम B से C, तो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये है करंट, और हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, यानी अब आएगा राइज। कितना राइज, राइज है इसलिए प्लस साइन के साथ लिखेंगे, 2 टाइम्स I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 माइनस I1, ये आएगा राइज। तो इधर आया ड्रॉप, फिर ये राइज, अब क्या आएगा इधर, फिर से ड्रॉप। कितने का ड्रॉप, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, मतलब माइनस I1। और फिर इसे नहीं भूल जाएं, जब हम C से A जा रहे होंगे तो ये रेजिस्टर भी एनकाउंटर करेंगे और ये बैटरी, और यहाँ बैटरी के हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का आएगा राइज, यानी +10 इज इक्वल टू 0। तो सब चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स को हमने LHS में लिख रखा है,
और इसलिए इसे 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? -4i1 प्लस 4i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 -2i1 माइनस i1 और इस 10 को चाहें तो RHS में -10 बनाकर लिख दिया। अब इसमें i1 कितनी बार आया है? एक तो ये i1 की टर्म है, ये और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7, मतलब -7i1। i2 दो बार आया है, +6i2 ये दूसरी टर्म, और ये i3 वाली टर्म 2i3 इज इक्वल टू -10। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब इस लूप के लिए जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम किस तरह चल रहे हैं? ये चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तब हमको इक्वेशन 1 मिल रही है। तो हर लूप से हमें एक इक्वेशन मिलता है। जैसे ये जो इक्वेशन मिला है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, i1 i2 और i3, तीनों ही अननोन है, तो एक इक्वेशन मिलता है। फिर एक बात और मुझे बतानी आपको ये है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है मेरे चलने का डायरेक्शन ADCA, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही चलना है, आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप चाहें तो आप ऐसे जा सकते हैं ACDA, क्लॉक एंटी क्लॉक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं रखें दिमाग में। अब इस लूप के लिए बात करेंगे। अभी तो हमने एंटी क्लॉक इसको लिखा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब एक लूप में चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स हमने लिखे हैं एंटी क्लॉक घूमते हुए, तो इसमें हम क्लॉकवाइज घूमते हुए काम करेंगे, मतलब A से B जाएंगे, फिर C, फिर A पर आएंगे, फिर से इसी तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। यानी हर लूप के लिए एक हमको लीनियर इक्वेशन मिलती है। तो फिर से KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL इन द लूप, किस लूप के लिए? ऊपर वाले इस लूप के लिए ABCA। आप चाहें तो इस तरह भी जा सकते थे ACBA, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ABCA ये हमने रास्ता हमारा तय किया है जाने का। तो जब इधर से अब मूव करेंगे A से B तो क्या आएगा? ड्रॉप। तो कितने का ड्रॉप? रेजिस्टेंस है 4, करंट है I2, यानी 4i2 का ड्रॉप, 4i2 का ड्रॉप। यहाँ लिख दिया हमने 4i2 का ड्रॉप। फिर इधर आएंगे तो फिर से ड्रॉप आएगा, फिर ड्रॉप आएगा, 2 इंटू i2 पर ड्रॉप आएगा, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लिखना है, इसे भी माइनस साइन के साथ लिखना है। तो इसको मैं सुधारता हूं, 4i2 ये माइनस साइन के साथ, और -2 इंटू i2 प्लस i3, क्योंकि दोनों ड्रॉप हैं, ये दोनों ड्रॉप्स हैं। फिर इधर क्या आएगा? ड्रॉप -i1, ये आएगा ड्रॉप। फिर इसको नहीं भूल जाए, यहां आएगा राइज, यानी +10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, तो ऐसा लगता है हमसे कुछ गलती हो रही है, पर इधर ये राइज आकर उसको कंपेंसेट कर देगा, क्योंकि लूप में राइज ड्रॉप सब मिलकर 0 होता है। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4i2 और -2i2 ये बन जाएगा -6i2, एक तो ये टर्म, फिर ये i3 वाली टर्म, i3 वाली टर्म क्या होगी? -2i3, ये i3 वाली टर्म, और फिर ये -i1 वाली टर्म, ये 3 टर्म्स आएंगी। और इस 10 को उस तरफ लिख देते हैं, 10 को इस तरफ लिख देते हैं, -10। ये हो गई इक्वेशन 2। तो इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, i1 i2 i3। पहली इक्वेशन में भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो क्या कर सकते हैं? यदि इधर आप देख रहे हैं ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर दें तो i2 i3 वाली टर्म्स कैंसिल आउट होकर i1 वाली ऐड हो जाएंगी, और हमको फिर i1 की वैल्यू इससे मिल जाएगी। अभी मिल सकती है i1 की वैल्यू तीसरी इक्वेशन बनाने के पहले। वैसे तो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हमको लगती हैं, पर यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? -7i1 -i1, तो ये हो जाएगा -8i1।
और ऐड करते समय ये दोनों टर्म्स आएंगी माइनस साइन के साथ, ये कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। उस तरफ क्या होगा, ऐड कर रहे हैं तो आएगा -20, और इसका मतलब I1 निकल आया। I1 कितना हो गया, 20/8, और 20/8 मतलब कितना हो गया, ये हो गया, इसको 4 से यदि डिवाइड कर दें दोनों को, 5/2 एम्पियर। और ये पॉजिटिव साइन के साथ आना क्या बता रहा है कि जो भी हमने I1 सपोज किया है, ये I1, इसकी डायरेक्शन सही है। यदि ये C से A ना बहकर इधर बह रहा होता, A से C, तो फिर वो माइनस साइन के साथ में आता। 5/2 एम्पियर आना मतलब ये I1 का वैल्यू भी सही है और डायरेक्शन भी सही है। तो एक तो ये बात हुई। अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, एक इक्वेशन हमको और बनाना पड़ेगा, और वो किससे बनाएंगे, तो बनाएंगे हम इससे। ये जो इस तरफ लूप दिख रहा है जिसमें ये वाली बैटरी है, इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे भी आप घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ऐसे घूम रहे हैं, मतलब अब बात कर रहे हैं हम, फिर से अप्लाई कर रहे हैं हम KVL, अप्लाइंग KVL फॉर डी, ये बी लिखा हुआ है, BD BCD ऐसा भी लिख सकते हैं, BCD, वाया सी जा रहे हैं, B से C, फिर D, फिर E, और फाइनली पहुंचे हम B पर। इसके लिए लगा रहे हैं। तो B से C जब आएंगे तो करंट है I2 + I3, रेजिस्टेंस है 2, और क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, यानी -2 इंटू I2 + I3, ये हुआ। उसके बाद फिर क्या आएगा, ड्रॉप। तो ये रेजिस्टेंस 2, और करंट ये है I2 + I3 -I1, ये आएगा। और फिर आप यूं जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये बैटरी माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो +5 = 0, ऐसी इक्वेशन मिलेगी। ये तीसरी इक्वेशन। I1 हमको मिल गया, इस वैल्यू को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, एक वेरिएबल कम हो गया है। अब इसको ओपन करें तो -2 I2 -2 I3 -2 I2 -2 I3 माइनस नहीं प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी 2I1 + 5 = 0। अब ये I2 वाली दोनों टर्म्स एडअप होकर -4I2, ये I1 वाली टर्म है, यानी 2I1 पहले लिख लेते हैं, 2I1 -4I2, I3 वाली कितनी टर्म्स हैं, ये 2, यानी -4I3, और इस 5 को उस तरफ ले जाते हैं -5। तो ये हो गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन आई है 1, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 4I3, और इसमें भी आ रहा है 4I3, वो है प्लस साइन के साथ, ये है माइनस साइन के साथ। तो यदि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ में उसे ऐड कर दें तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये I3 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, I1 I2 दोनों में बचेंगे। I1 तो हमें पता है, तो I2 निकल आएगा। यही काम अब हमको करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। तो बहुत उठापटक होती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट होते हैं, पर प्रैक्टिस में होगा, हैबिट में होगा तो बन भी जाएगा आपसे। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो कितना आएगा, -14I1 पहली टर्म, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 12I2 + 4I3 = -20। ये एक इक्वेशन बनेगा, और इसकी मैं बात कर रहा था, इसको इसके साथ लिख लेते हैं। तो 2I1 -4I2 -4I3 = -5 तो ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख लिए हैं।
अब इन दोनों को कर रहे हैं हम ऐड, और ऐड करने में क्या होगा, -14 प्लस 2 यानी -12i1 ये बचेगा। इसमें से क्या आएगा, +8i2। ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो -25 हो जाएगा ये। अब यहां डालता हूं मैं i1 का वैल्यू, वो कितना है 5/2, तो 5/2 इंटू 12 प्लस 8i2 इक्वल्स टू -25। ये सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ i1 का वैल्यू, तो ये कितना हो गया -30, और -30 को उधर ले जाएंगे तो 30 -25 यानी 5 बचेगा। तो i2 आ गया हमारे पास में 5/8 एम्पियर। इस तरह हमको i1 और i2 मिल गए हैं, i1 और i2 मिल गए हैं, मतलब ये मिल गया है हमें करंट i2, और ये वाला करंट मिल गया है, इसका मतलब ये भी मिल जाएगा i1 माइनस i2। अब बचता है i3। अब i3 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैं पहले आंसर चेक कर लेता हूं कि ये सही आए हैं क्या। i1 आया है 5/2 एम्पियर, i2 कम्स आउट टू बी 5/8 एम्पियर, ठीक है दोनों, तो ये दोनों आंसर सही हैं। अब इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 की बात करें, यदि इक्वेशन 3 में यदि i2 i1 दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो इसमें से हमको i3 मिल जाएगा। तो 2i1, i1 इज 5/2 एम्पियर, ये टर्म -4i2, ये हो गया 4i2 -4i3 इक्वल्स टू -5। ये 2 कैंसिल आउट, इधर बचता है 5, इधर बचेगा 5/2, ऐसा होगा। और इसको इधर ले आते हैं +5, और इसको उधर ले जाते हैं 4i3, ऐसा हुआ। और ये हुआ 10, एलसीएम लेंगे तो 20 -5/2 इज इक्वल टू 4i3। तो i3 ऐसा हो जाएगा, i3 ऐसा हो जाएगा, कितना आ गया i3, i3 कम्स आउट 15/8, 15/8 एम्पियर। तो इस तरह i3 भी हमको मिल गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। 15/8 एम्पियर इज i3, ये सही है। फिर i1 कितना आया था वो भी यहाँ लिख लेते हैं, तो हर ब्रांच का करंट निकल आएगा। i1 5/2 एम्पियर, i2 इज कितना आया, i2 वो भी यहीं कहीं लिखा हुआ है, ये है i2 5/8 एम्पियर। ये तीनों करंट्स आने के बाद अब वापस उस सर्किट पर जाएंगे तो बाकी करंट्स निकल आएंगे। कौन कौन से करंट्स अब हमको चाहिए होंगे, कौन कौन से करंट्स चाहिए, अब ये वाला करंट चाहिए ब्रांच BC में कितना है, तो i2 प्लस i3, i2 प्लस i3 होगा वो, ये करंट निकालेंगे क्योंकि अब i2 i3 दोनों मालूम है। इसमें से ये निकल आएगा i1 माइनस i2, ये वाला करंट भी निकल आएगा क्योंकि i3 i2 i1 निकल चुके हैं। तो मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ मैं आपको, भी सॉल्व कर लेते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ब्रांचेस के करंट्स भी निकल जाएंगे। तो क्या क्या चाहिए हमको, एक तो चाहिए i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 कितना होगा, i1 माइनस i2, i1 है हमारे पास में 5/2, i2 इज 5/8, एलसीएम ले लेते हैं, 8 आएगा एलसीएम, तो ये होगा 20 -5 दैट इज 15/8 एम्पियर। ये एक करंट हो गया, ये भी हमें चाहिए था i1 माइनस i2 जो 4 ओम में से फ्लो हो रहा था। फिर i2 प्लस i3 चाहिए जो ब्रांच BC में से था। इस तरह आप भी इसको फाइंड कर सकते हैं, i2 प्लस i3, जब भी वो माइनस आए तो समझ जाना कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो i2 प्लस i3 यानी 5/8 प्लस i3 is 15/8, क्लियरली दिस इज 20/8, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर ये हो गया। और एक करंट था i2 प्लस i3 माइनस i1, तो i2 कितना है, i2 इज 5/8, i3 is 15/8 and i1 is
5/2, तो 5/2 को 8 बनाने के लिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ले लेता हूँ मैं एलसीएम। 8 आएगा एलसीएम, तो यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा 20, तो ये भी 20, ये भी 20, तो ये हो गया 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की कि I2 प्लस I3 माइनस I1 ये 0 है। अब वापस जाते हो सर्किट में और देखते हैं कि ये 0 कहाँ पर मिला और क्यों आया ये 0। तो ये था हमारा वो बेसिक सर्किट। तो हमको ये वाला करंट 0 मिला है जो ब्रांच CD में से फ्लो हो रहा है। आपको दिख रहा है सही? वो ये करंट जो है वो है 0, यानी ये ब्रांच हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन क्या होगा उसका कि C का वोल्टेज यानी पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। VC इज इक्वल टू VD। ऐसा होने से I2 प्लस I3 माइनस I1 ये कितना आया है 0। कोई करंट इस ब्रांच में से फ्लो नहीं होगा। अब यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता आपसे तो इतना सब करने के बाद आप यहाँ इस नतीजे पर पहुंचते कि ये ब्रांच कोई काम की नहीं है। इसके होने पर वो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज बहुत आसान हो गया। इसको यदि हटा देंगे तो ये 1 और ये 2 ये कैसे हो जाएंगे सीरीज में, और उनका जो एक होगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर एक बन गया और वो इसके साथ सीरीज हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। और आप चाहें तो इससे जो करंट ड्रॉ हुआ है I3 वो कितना होगा ये भी आप बतला पाएंगे। तो इसको हमने किरचॉफ लॉ से अभी सॉल्व किया। अब यही काम हम कर सकते हैं नोडल मेथड से, उसको भी समझ लेते हैं तो आपको कहीं और किसी दूसरी प्रॉब्लम में काम आ सकती है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय नोडल मेथड, मतलब केवल KCL लगाएंगे अब किरचॉफ का करंट लॉ किसी नोड के लिए, और इसीलिए इसको कहते हैं नोडल मेथड। उसके पहले ये एक बैटरी है 5 वोल्ट की, आपको पता होगा इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम 0 पोटेंशियल पर रिगार्ड करते हैं, और क्योंकि पॉइंट D नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है यानी D का पोटेंशियल कितना होगा वो होगा 0। तो इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल नोड D का यह है 0, और क्योंकि पॉइंट B या नोड B पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल मतलब VB ये होगा 5 वोल्ट के बराबर। अब C का एब्सोल्यूट पोटेंशियल इन दोनों से कुछ अलग होगा, उसको मान लेते हैं कि वो है VC, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि VA है। इस तरह हर जंक्शन हर नोड को हमने पोटेंशियल असाइन कर दिया, इसको रेफरेंस बनाकर, इसको 0 बनाकर। अब किसी भी जंक्शन पर जैसे इसकी बात करें तो इस जंक्शन पर आप देख रहे हैं कि ये करंट है लीविंग द जंक्शन, ये है एंटरिंग इनटू द जंक्शन, ये है लीविंग द जंक्शन। इसका मतलब इस ब्रांच CA में बहने वाला करंट इज इक्वल टू है ब्रांच AB में फ्लो होने वाला करंट प्लस ब्रांच AD में फ्लो होने वाला करंट। यानी हमने इस नोड पर KCL लगा दिया, अप्लाइंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड, कौन सा नोड A, नोड A पर। तो नोड A के लिए यदि हम बात करें तो अभी हम करंट्स को लिख लेते हैं इस तरह। ये जो करंट है इसको लिखेंगे हम करंट फ्लोइंग इन ब्रांच AB, और इसमें बहने वाला करंट C से A बह रहा है यानी ICA। पहले इसको लेते हैं ICA एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, मतलब जो करंट ब्रांच AB में बह रहा है प्लस जो AD में बह रहा है, AD में फ्लो हो रहा है। और अभी हमने देखा था कि ये सब करंट्स कैसे आए थे, पॉजिटिव, यानी इनकी डायरेक्शंस तो सही हैं। तो ये ऐसी एक इक्वेशन बनेगी। अब करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब यदि ICA की बात करेंगे इसकी तो ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल, यानी ICA को क्या लिखेंगे VC माइनस VA, C का एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस A का एब्सोल्यूट पोटेंशियल अपॉन इसमें रेजिस्टेंस। पर यहाँ एक गड़बड़ ये हो रही है कि VC से जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये भी एक बैटरी आएगी, यानी यहाँ एक +10 और आना चाहिए, +10 और आना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अपॉन रेजिस्टेंस तो है 1। अब IAB
IAB यानी VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और उस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 4, प्लस IAD, तो VA माइनस VD अपॉन रेजिस्टेंस इज 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 4VC माइनस 4VA प्लस 40 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VA माइनस VD, VA माइनस VD, ऐसी इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4VC तो ठीक है, 4VC तो यहीं रहने देते हैं, 4VC और VA, ये एक VA है और ये एक VA, ये 2VA बनेगा। उस तरफ जाकर माइनस 4VA माइनस 2VA मतलब माइनस 6VA हो जाएगा। तो 4VC माइनस 6VA। अब बचता क्या है, सिर्फ बचता है VD, पर VD तो कितना है, D का पोटेंशियल तो 0 है, तो इसको तो 0 किया जा सकता है। और ये जो VB है ये कितना है, ये 5 है, यानी ये बनेगा -5। -5 यहाँ ऑलरेडी है और 40 को उधर लेकर आएंगे, यानी ये बन जाएगा -45, -45। तो ऐसी बन गई इक्वेशन 1। ये एक इक्वेशन बन गई है नोड ए के लिए। इसी तरह बात करना पड़ेगी हमको नोड सी की। नोड सी के लिए इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे ये मानते हुए कि VB 5 है और VD 0 है। इसकी इक्वेशन देखें तो ये है एंटरिंग द जंक्शन करंट, ये लीविंग है, ये लीविंग है, यानी क्या लिखना पड़ेगा हमको। अब हम लगा रहे हैं अप्लाइंग KCL लगा रहे हैं, पर कहां पर, एट नोड सी पर। तो ये करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसे, वो करंट है IBC, ये है एंटरिंग द जंक्शन, और ये वाला लीविंग द जंक्शन है, मतलब यहां आएगा ICA प्लस ICD। अब फिर से करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो IBC इसमें बहने वाला करंट क्या लिखेंगे, 5 माइनस VC अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस 2, ऐसा होगा। अब ICA मतलब इस ब्रांच के लिए क्या लिखेंगे, VC माइनस VA प्लस 10, इसको नहीं भूल जाना है, प्लस 10 अपॉन रेजिस्टेंस है 1। अब CD की बात करते हैं इस ब्रांच के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, VC माइनस VD तो 0 है अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2। तो क्या लिखें अब 2 का कर देंगे हम, ये 2 इसके साथ आ जाएगा बस, 5 माइनस VC और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2VC माइनस 2VA प्लस 20 प्लस VC, ठीक है, ये प्लस VC। और अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2VC और VC मिलकर 3VC, ये VC उधर जाएगा तो 4VC हुआ, ये 4VC माइनस 2VA और ये प्लस 20 है, इसको इधर लाएंगे तो ये -20 होगा, -20 प्लस 5 यानी -15। तो ऐसी एक इक्वेशन और बन जाएगी, ऐसी इक्वेशन और बन जाएगी। आप चाहें तो इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, 4VC माइनस क्या है 2VA इज इक्वल टू -15, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों की सॉल्विंग से, इन दोनों को सॉल्व करके आप VA का वैल्यू निकाल सकते हैं। VA का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, यदि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, तो ऑलरेडी इक्वेशन 1 है 4VC माइनस 6VA इज इक्वल टू -45, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 12VC माइनस 6VA और ये आ जाएगा -45। तो इससे VC निकल आएगा यदि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अब इन दोनों को इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, इधर तो आया कितना -8VC, पर इधर ये 0 होने से VC 0 हो गया, और पिछले
मेथड से भी हमने देखा था, VC कितना आया था, 0 आया था, VC 0 आया था और ये भी 0 है, यानी पोटेंशियल कैसे हैं, C और D के इक्वल है, यानी ये ब्रांच किसी काम की नहीं है, ये वाला करंट 0 है। ये हमको मिल गया, VC 0 हो गया और VC की वैल्यू यहां डाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, VA, ये हो जाएगा 0, तो VA हो गया 15/2 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 क्या मिल गया हमको, VA का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हुआ 0, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15/2 वोल्ट, ये आ गया VA का वैल्यू। तो 15/2 और VC हो गया है 0। और अब आप ब्रांचेस के करंट निकाल सकते हैं आराम से। जैसे ये निकालना है आपको, मान लो कि I2 कितना है, तो क्या लिखेंगे हम, VA इसका पोटेंशियल माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4, और ये है I2। अब हमको सब पता है, VA कितना निकाला है हमने 15/2, VB कितना है, VB है 5 अपॉन 4, तो इस तरह ये कैलकुलेट होकर आएगा। I2 कितना हुआ, ये 5/8, I2 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 10, 15 माइनस 10 इज 5, 5/2 अपॉन 4, यानी ये हो गया 5/8 एम्पियर। और यही हमको पिछली वाली मेथड से भी मिला था। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, इसके लिए निकालना है मान लो आपको, तो फिर से वही करेंगे, VA माइनस VD अपॉन ये 4, VA माइनस VD, VA कितना है, VA इज 15/2, 15/2, इसका पोटेंशियल 0 है तो ये तो ऐसे ही रहा, अपॉन 4 करेंगे तो ये आपको क्या मिला, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। कितना हुआ ये हुआ 15/8 के बराबर, I1 माइनस I2 इज 15/8। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको सभी करंट्स हर ब्रांच का मिल जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये तभी आपसे एग्जाम में बनता है जब आपकी हैबिट में हो ये सब कर रहा, नहीं तो प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी से आंसर गलत आएंगे। तो अब ये अगला एग्जाम्पल 3.8, द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज फिगर बिलो हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस, AB 100 ओम, BC 10 ओम, CD 5 ओम और DA ये 60 ओम है। A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through galvanometer when potential difference of 10 volt is maintained across AC. तो आप सबसे पहले ये चेक लगाओ कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए, आर्म AB का रेजिस्टेंस 100 ओम और BC का रेजिस्टेंस 10 ओम, इनका रेशो 100/10 मतलब 10 इसके बराबर होना चाहिए। जो AD में लगा हुआ रेजिस्टेंस है वो, और जो DC में लगा हुआ है, यानी 60/5 दैट इज 12, यानी 10 इज नॉट इक्वल टू 12, और इसलिए ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम होती है तब हमको किरचॉफ लॉज लगाने पड़ते हैं। या तो हम किरचॉफ का लॉ कौन सा लगाएंगे, KVL, इनमें से लूप्स लेकर उनकी इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। चाहिए क्या है हमें, हमको चाहिए इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट, और या फिर हम नोडल मेथड लगा देंगे। इसमें इन्होंने किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला लूप ABDA और KVL से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। फॉर लूप ABDA अप्लाइंग KVL, तो लिखना शुरू करें। क्या इक्वेशन, यूं जा रहे हैं हम, तो क्या आएगा, ड्रॉप, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 100, यानी -100 I1 लिखना पड़ेगा, ये आएगा यहां ड्रॉप। उसके बाद ऐसे जाएंगे तो करंट है IG, रेजिस्टेंस है 15, यानी -15 IG, ये भी ड्रॉप ही होगा, ये भी ड्रॉप, ये भी ड्रॉप, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए। अब D से A जाएंगे तो राइज आएगा प्लस 60 I2। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गया। जब हमने कौन सा लूप कंसिडर किया है, लूप ABDA, ABDA, इस लूप के लिए हमको एक इक्वेशन मिल गया KVL लगाने पर। अब दूसरा लूप लेते हैं हम BCDB, BCDB, इस तरह से घूमते हुए
बी से सी जब जाएंगे तो क्या आएगा, अब ड्रॉप, कितने का ड्रॉप, आई वन माइनस आई जी इंटू 10, माइनस साइन के साथ 10 इंटू आई वन माइनस आई जी, ये ड्रॉप। उसके बाद क्या होगा, इधर इधर आएगा राइज, तो प्लस, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस 5 इंटू आई टू प्लस आई जी, ये आएगा राइज। और उसके बाद जब ऐसे जाएंगे, इधर ये आया था ड्रॉप, फिर ये राइज, फिर ये भी राइज, प्लस आई जी इंटू 15 आई जी इज इक्वल टू 0, ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये किस लूप के लिए, यह है लूप बी सी डी बी के लिए, बी सी डी बी। तो बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, हमको तो बस अभी इसको सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो एक्सरसाइजेज में, वो थोड़ा आसान है, पर आप वो मेथड समझ लेना अच्छे से कि करना क्या पड़ता है हमको। हमको आई जी कैलकुलेट करना है। हमने पहले लिया ये लूप ए बी डी ए, एक इक्वेशन लिखा, फिर बी सी डी बी, इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैंने भी इसको सॉल्व कर रखा है, और इसको आगे ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो आने वाला है माइनस 10 आई वन प्लस 30 आई जी प्लस 5 आई टू। तो आप भी इसको चैलेंज जैसा लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमको इसको ऑब्जर्व करना है दोनों को। अब इसमें से I2 को हमको यदि एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा हमको 60 I2, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 में 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 120 I1, 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 360 IG, और यहाँ आएगा 60 I2। ऐसी ये इक्वेशन बन गई जब इक्वेशन 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो एक इक्वेशन और मिल गया, इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। और अब यदि इक्वेशन 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, इनके साइन सबके बदल जाते हैं, ये माइनस 60 I2 हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, और माइनस 100 I1 प्लस 120 I1, यानी ये बन जाएगा 20 I1, 20 I1। ये कब, जब इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3, ऐसा करने पर अब एक नई इक्वेशन मिल रही है 20 I1 माइनस 375 IG। इसमें IG की टर्म कौन सी थी, ये, और यह है 360, ये आएगा माइनस साइन के साथ, माइनस 15 माइनस 360 माइनस 375 IG इज इक्वल टू 0। ऐसी एक इक्वेशन बन गई। और अब क्या करेंगे, बहुत उठापटक है, बहुत उठापटक है, इसको भी नाम रखते हैं इक्वेशन 4। इसीलिए मैं कह रहा था डिफिकल्ट है, तो कोई बात नहीं, आप सॉल्व करना उसको। तो इक्वेशन 4, अब एक मैश और लेना पड़ेगा हमको, एक लूप और लेना पड़ेगा। कौन सा लूप, लूप ए बी सी ई ए, इस लूप की बात कर रहे हैं। इसको बोला हुआ है ई या ये एप्सिलन लिखा हुआ है, ए बी सी ई ए, ये बाहर बाहर। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगी इक्वेशन इसकी, इधर क्या आएगा, ड्रॉप, यानी माइनस 100 I1, ये आएगा ड्रॉप, फिर इधर भी ड्रॉप, माइनस 10 टाइम्स I1 माइनस IG। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर क्या आएगा, राइज, यानी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ठीक लिखा है, आप भी चेक करते जाना, साथ साथ में सॉल्व करना, अच्छा होगा। तो एक इक्वेशन ये आ गया, माइनस 100 I1 माइनस ये प्लस 10 IG हो जाएगा, इधर भी एक आएगा 10 I1, वो उसके साथ 110 बन जाएगा, माइनस 110 I1 और प्लस 10 IG प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन इससे मिली हमको, लूप
ए बी सी ई ए से, इसका नाम क्या हो गया, इक्वेशन 5। अब क्या करना है हमको, अब ये जो आई थी इक्वेशन आपकी इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5.5 से, 5.5 से। ऐसा करने पर क्या होगा, 5.5 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 110i1, 110i1। तो i1 एलिमिनेट हो सकता है यहां से। फिर 375 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज करना, कोई बात नहीं, 2062.5 IG ऐसी टर्म आएगी जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 4 में 5.5 का मल्टीप्लीकेशन। और क्या आएगा उसके अलावा ये जो है 10, इसको चाहो तो आप उस तरफ भी ले जा सकते थे। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन 5.5 का करने पर ये आ गई इक्वेशन 6। और अब क्या कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट, तो इसको ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड करने पर क्या होगा, ये 110i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2062.5 विद माइनस साइन, और ऐड कर रहे हो तो प्लस साइन के साथ आकर यहां बचेगा माइनस साइन के साथ 2052.5 IG, 0.5 IG, और इसको मान लो उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा -10, और हमें IG की ही वैल्यू चाहिए थी, तो IG बराबर होगा 10/2052.5। इसीलिए मैं कह रहा था डिफिकल्ट है थोड़ा कैलकुलेशन। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है 4.87 मिली एम्पियर, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आंसर आएगा एम्पियर में, फिर आप उसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.87 मिली एम्पियर इसका आंसर है। तो हमको इस सवाल से तो सिर्फ यही सीखना है कि अनबैलेंस्ड यदि व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो फिर किरचॉफ लॉ से उसको सॉल्व करना होता है। वही सब मैशेस लेकर कुछ इक्वेशंस मिलती हैं और उनकी उठापटक से, उनके मैनिपुलेशन से अननोन फाइंड आउट हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the values of R and S. तो केस 1 क्या था, पहले नल पॉइंट कहाँ मिल रहा था, 33.7 पर। मीटर स्केल होता है ये 1 मीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर। और जॉकी जब यहां है और हमको मिल रहा है नल पॉइंट, ये लेंथ हमको दिया हुआ है L1, कितना है वो 33.7, तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा, ये होगा 66.3। और आपको पता है यदि ये बैलेंस ब्रिज है तो R/S जैसा यहां किया हुआ है। मैं फिर से लिख देता हूं, यहां केस 1 में जब रेजिस्टर्स कैसे थे, R और S, बैलेंस पॉइंट मिल रहा था 33.7, तो क्या लिखते हैं हम, R/S। R/S इज इक्वल टू होगा 33.7 सेंटीमीटर अपॉन 66.3। ऐसी इक्वेशन बना ली है। अब केस 2 में उन्होंने क्या किया है, केस 2 में अब इस S के साथ 12 ओम का एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पर इस गैप में रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, S से कम। ये प्रॉपर्टी है पैरेलल की, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेसर देन लीस्ट होता है। होगा कितना, वो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस S का जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम 12 ओम रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर उसको मैं लिखता हूं S डैश, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12S अपॉन 12 प्लस S, ऐसा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बैलेंस पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, बताया हुआ है कि बैलेंस पॉइंट अकर्स एट 51.9, ये आगे खिसक जाएगा बैलेंस पॉइंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया है, क्योंकि R और S के रेशो में ही होती है ये लेंथ्स। तो अब नया रेजिस्टर इस गैप में कितना हो गया है, 12S अपॉन R प्लस S। तो अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, R अपॉन S डैश, R अपॉन S डैश, इसको लिखना पड़ेगा
12s और ये ऊपर आ जाएगा 12 प्लस एस, ऐसा हो जाएगा। किस किस का रेशो, आर और एस डैश का रेशो। और अब इधर लेंथ कितनी है 51.9 और बची हुई लेंथ कितनी होगी 100 में से 51.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48.1 ऐसी इक्वेशन एक मिल जाएगी। और आर बाय एस हमको केस 1 से ये वैल्यू पता है, आर बाय एस की कितना है वो 33.7 अपॉन 66.3 इंटू आर प्लस एस अपॉन एस इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1, ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसको सॉल्व करने पर ये मिलने वाला आपको 13.5 के बराबर। इसकी वैल्यू एस की जब सॉल्व करेंगे इसे तब एस की वैल्यू आएगी 13.5 ओम के बराबर, 35 ओम के बराबर आएगी ये वैल्यू। एस की वैल्यू आ गई, हमको वैल्यूज चाहिए थी आर और एस की। एस आ जाने के बाद फिर एक इक्वेशन 1 में आएंगे और इक्वेशन 1 से फिर हम आर फाइंड कर लेंगे। आर बराबर होगा एस टाइम्स दिस मच 13.5 इंटू 33.7 अपॉन 66.3। तो अभी तो ये वैल्यूज बड़ी डरावनी सी हैं, पर यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, उसको आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। ऐसी वैल्यूज होती हैं, आपको तो वो मेथड समझनी है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आने वाला है 6.86 ओम, 6.86 ओम। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको। मीटर ब्रिज था और बैलेंस पॉइंट हमको दिया हुआ था 33.7। तो हमको पता है बैलेंस ब्रिज के लिए आर बाय एस होता है ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। ये कितनी आएगी, ये यदि 33.7 है तो ये आती है 66.3। तो ऐसी एक इक्वेशन बना ली हमने। उसके बाद बोला हुआ है कि एस के साथ 12 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और यदि एस कम हो गया है, जो अब कितना हो गया एस डैश, वो यदि कम हो गया है तो बैलेंस पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, यानी इधर वाली ये लेंथ बढ़ जाएगी। वो दिए 51.9 और अब रेशो लेंगे आर अपॉन एस डैश का। एस डैश हमने निकाल रखा है क्योंकि 12 और एस थे पैरेलल में, एस डैश ये आया, तो अब रेशो आएगा आर अपॉन एस डैश। वो एस डैश का वैल्यू यहां रख दिया इज इक्वल टू 51.9 माइनस इधर लेंथ बचेगी 48.1 और आर बाय एस हमको इक्वेशन 1 से पता था। इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एस के लिए इसको सॉल्व किया, ये आया एस, और वापस एस को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो आर की भी वैल्यू आ जाएगी 6.86 ओम। तो ये था एग्जाम्पल 3.9। तो अभी एग्जाम्पल 3.10, रेजिस्टेंस ऑफ R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. तो ये है वो पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस R0 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V लगाया हुआ है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट B जब इस वायर के मिड में है तब हमको बताना है इस आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो कुछ स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या होगी, तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस है R0, ये यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये यदि मिड पॉइंट है उस वायर का तो इधर ये ए बी, ये रेजिस्टेंस कितना होगा R0/2, और वो R0/2 इस R के साथ हो जाएगा पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना होगा वो पहली स्टेप में निकाला हुआ है। तो R1 उसको बोला है, ये स्टेप 1 R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां ये है R0/2 और ये R पैरेलल में है, तो R1 हो जाएगा R0/2 इंटू R, क्योंकि पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस प्रोडक्ट अपॉन सम, R इंटू R0/2 अपॉन R प्लस R0/2। इसको आगे सॉल्व कर लिया है, ऊपर बचेगा R0/2 और नीचे एलसीएम लेने पर 2R प्लस R0/2
वो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2R प्लस आर नॉट, ये आ गया R1। इधर जो रेजिस्टेंस है बचेगा कितना, R0/2। अब इसी के अक्रॉस हमको चाहिए है इक्विवेलेंट, सॉरी वोल्टेज चाहिए, R के अक्रॉस बोलें या ये जो R0/2 है और R है, इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस वोल्टेज एक ही होगा क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। वो निकालना है तो उसके लिए निकालेंगे कि पोटेंशियोमीटर वायर से करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है ये किया है सेकेंड स्टेप में। तो अब यहां रेजिस्टेंस है कितना इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो निकाला है हमने R1, और R1 के साथ R0 सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा R0 प्लस R0/2, ये हाफ जो लेंथ बचेगी उसका रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज कितना लगाया है हमने, V वोल्टेज लगाया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो इसको बोला है हमने R1 और R0/2 का एडिशन, तो वो यहां किया हुआ है R1 प्लस R0/2, ये होगा करंट। ये सेकेंड स्टेप में इसको सॉल्व किया है। तो फिर से अब यहां एलसीएम लेकर 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, इधर आएगा 2R1 प्लस R0, ये आ गया करंट। और हमें चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, ये स्टेप 3 में किया है, V1 उसको बोला है V1, तो V1 कितना होगा, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये है करंट 2V अपॉन 2R1 प्लस R0, और रेजिस्टेंस कितना है तो वो निकाल रखा था हमने R0 अपॉन 2R प्लस R0। इसको हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब R1 की वैल्यू भी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको V1 यानी वोल्टेज मिल जाएगा इस R के अक्रॉस या R0/2 के अक्रॉस या इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस। तो अब इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें अब, 2V अपॉन 2 टाइम्स R1, नीचे लिखता हूं इसको मैं, V1 इज इक्वल टू 2V अपॉन 2R1 R0 अपॉन 2R प्लस R0, ये मैंने डाली है वैल्यू R1 की, 2 टाइम्स R1 प्लस R0 और मल्टीप्लीकेशन में R0 अपॉन 2R प्लस R0। तो दिखने में डिफिकल्ट है तो आसान, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से यदि हम R0 कॉमन कर लें, इधर ये R0 यदि कॉमन कर लें तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो गया ये। अब क्या बचता है, मैं यहां पर कर देता हूं इसको बचा हुआ पार्ट, तो ये 2V अपॉन क्या आएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये एलसीएम लेने पर, और इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा हुआ। पर अभी इसको यहां लिखना पड़ेगा, 2R प्लस 2V अपॉन 2R प्लस R0, ये लिखना पड़ेगा अभी। तो आगे क्या हुआ, ये हो जाएगा 2VR, नीचे क्या होगा, ये दोनों मिलकर 4R प्लस R0, और ये होना चाहिए फाइनल आंसर, 2VR अपॉन R0 प्लस 4R, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।